हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से जो आप लोगों से लास्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में। आज हम उन क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग अपने एंशिएंट के क्वेश्चंस को कवर अप कर चुके हैं। मेडिएवल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियोस लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, और ये जो हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो स्टूडेंट यही आपके एक प्रैक्टिस सेशन भी है, इसी से आपकी तैयारियां भी होती रहेंगी। तो प्रैक्टिस आप लोगों को क्या करना है कि प्रीवियस ईयर लास्ट 5 ईयर्स के ज़रूर करके जाना है। इससे आपको आइडिया और इसी से रिलेटेड या वही टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कराऊंगी ये 2016 से लेकर के 2020 तक पूछे गए आपके ये सवाल है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हु आर्ग्यूड दैट इंडियन आर्ट डेवलप फ्रॉम वेस्टर्न आर्ट ट्रेडिशन। तो किसने ये तर्क किया था कि भारतीय कला का विकास पश्चिमी कला परंपरा से हुआ था। आपके ऑप्शंस है ए के कुमारस्वामी, दूसरा है आप लोगों का ABS अग्रवाल, थर्ड ऑप्शन है VA स्मिथ या फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों का स्टेला करामरिच। तो आप लोगों को क्या करना है, मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक आपको मुझे सारे के सारे कमेंट करके आंसर बताते रहना है और लास्ट में आप लोग फिर मुझे बताइएगा कि आपके कितने आंसर यहाँ पे करेक्ट होते हैं। तो बताइए इसमें से वो कौन सी भारत कला का विकास है जो पश्चिमी कला परंपरा से हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, VA स्मिथ। क्लियर हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो VA स्मिथ ने यहाँ पे आर्ग्यू किया था कि इंडियन आर्ट जो है वो डेवलप हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, किससे, पश्चिमी कला परंपरा से ये हुआ। ये बात किसने बोली थी, VA स्मिथ ने बोली थी, स्मिथ ने। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और पूछा गया था BR अम्बेडकर ने। यहाँ पर आपके दो ऑप्शन दे रखे हैं कि क्रिटिक गांधी फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एज सेंट्रल टू हिंदुज्म। जातिगत भेदभाव को हिंदू धर्म के केंद्र के रूप में मान्यता नहीं देने के लिए गांधी को आलोचना करें। तो ये ऑप्शन आपका है बिल्कुल करेक्ट। दूसरी बात इन्होंने बोली थी, महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था इन्होंने, जो महान सत्याग्रह है, लेट टू द महान सत्याग्रह। तो ये दोनों ही पॉइंट आप लोगों के सही हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बोथ A एंड B। क्लियर, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चेकआउट भी कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, बुक और ऑथर से रिलेटेड बेस्ड है। अगर आप लोगों ने अब बहुत अच्छे से याद कर लिया बुक एंड ऑथर तो ये अब मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। अगर आपने कभी भी याद नहीं किया या किसी ने ना देखा हो तो मैंने बुक एंड ऑथर से रिलेटेड वीडियोस बना रखी है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो बुक्स एंड ऑथर की मैंने वीडियो बनाई वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में बुक एंड ऑथर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाके आप लोग ये देख सकते हैं। तो जिन्होंने देख रखा होगा तो उसको उनको पता होगा कि भगत सिंह ने कौन सी बुक लिखी थी। पहला ऑप्शन दे रखा था पीजेंट स्टेट एंड सोसाइटी, दूसरा है आप लोगों का इनमें से कोई नहीं, तीसरा इन्होंने जो बुक दे रखी है पंजाब एंड रेवोल्यूशन, एंड फोर्थ वन इज व्हाई आई एम एथियस्ट। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है, या पंजाब एंड रेवोल्यूशन इन्होंने लिखी है, या किसान राज्य और समाज नामक पुस्तक लिखी है। साथ ही साथ आप लोग मुझे क्या करेंगे, तो भगत सिंह ने जो बुक लिखी थी स्टूडेंट, तो आप लोगों को पता है उसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी व्हाई आई एम एथिस्ट। तो इसका राइट आंसर होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आप लोग मुझे साथ ही साथ कमेंट करके बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है पीजेंट स्टेट एंड सोसाइटी, ये बुक किसने लिखी है और पंजाब एंड रेवोल्यूशन के राइटर कौन थे, क्योंकि आगे आगे आपको इनसे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये दोनों बुक किसने लिखी है। ओके, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आसिन दास गुप्ता हैज आर्ग्यूड दैट द डिक्लाइन ऑफ सूरत इन द 18th सेंचुरी वाज रिलेटेड टू। तो आसिन दास गुप्ता ने एक तर्क दिया था कब, 18वीं शताब्दी में, कि सूरत का पतन किससे संबंधित था। उन्होंने बताया, किसने, आसिन दास गुप्ता ने, कि जो सूरत का जो पतन हुआ था, जो डिक्लाइन हुआ था, वो किससे संबंधित था। उन्होंने आपके ऑप्शंस दे रखे थे, सिल्टिंग इन द पोर्ट टाउन, जो बंदरगाह शहर में जो सिल्टिंग है उसके वजह से। सेकंड ऑप्शन है जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो लड़ाई हुई थी
यूरोपियन कंपनीज और इंडियन मर्चेंट के बीच में, यूरोपियन कंपनी और भारत व्यापारियों के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसके वजह से सूरत का पतन हुआ था, या फिर द वायलेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द मुगल स्टेट, मुगल राज्यों की जो हिंसा और उत्पीड़न हुई थी उसकी वजह से। ये जो लास्ट ऑप्शन है द ट्रेंड डिक्लाइन ऑफ द सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर इन द साउथ एंड वेस्ट एशिया, तो दक्षिण और पश्चिम एशिया में जो केंद्रीकृत नौकरशाही साम्राज्यों का पतन हुआ था, क्या ये रीजन था कि सूरज का पतन हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जो दक्षिण और पश्चिम एशिया में जो केंद्रीय नौकरशाही साम्राज्यों का पतन हुआ था, ये एक रीजन था क्या सूरत का पतन होने का, डिक्लाइन होने का। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इनको बहुत अच्छे से सुनना और समझना, क्योंकि आगे आपको जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको डिटेल में समझो, और जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है उसकी बातों भी, उसमें जो भी और पॉइंट है, लाइक जो इन्होंने आसिम दास गुप्ता ने जो किसकी बात करी है, तो उन्होंने सूरत की डिक्लाइन की बात करी है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, क्योंकि आगे मैं आपको इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि टॉपिक आपका वही रहता है, बस क्वेश्चन बदल देता है। आज जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर एक जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में वही उसका आंसर पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ आपने शायद नोटिस की होगी अगर आप लोगों ने लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे। ओके, तो इसी तरीके से जितनी यहाँ पे आप बातें देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, सबको समझो और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से देखो और आंसर भी। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन कमोडिटी procured by the British from the China with profit earned from Indian afim during the 18-19th century, ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी। तो जो 19 शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय अफीम से अर्जित लाभ के साथ अंग्रेजों द्वारा चीन की से जो प्राप्त की जाने वाली मुख्य वस्तु थी वो इनमें से कौन सी थी? तो आपके ऑप्शन दे रखे थे, कॉटन की टेक्सटाइल या सूती के वस्त्र थे, सिल्क था, टी था या टोबैको था। तो बताइए कि वो इनमें से और क्या लिया था किसने? क्योंकि आप लोग जानते हैं अफीम जो है वो चाइना ने स्टार्ट लिया था, सबसे पहले जो है इन्होंने ही इसका ट्रेड करना शुरू किया था। साथ ही साथ आपको अब ये बताना है कि अंग्रेजों द्वारा जो चीन से प्राप्त की जाने वाली जो और दूसरी वस्तु है वो और कौन सी थी जो प्रॉफिट ले रही थी, फायदा हो रहा था। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, यहाँ पे चाय था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अगर हम इनके बारे में और देखेंगे, जो ब्रिटिश ने डिसाइड किया था कि अफीम तो हाँ इनकी क्या कर सकती है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, क्योंकि अंग्रेजों ने फैसला क्या किया था कि अफीम क्या इनकी समस्या का समाधान करेगी, खासकर जब ये चाय की तुलना में अधिक योज्य थी, स्पेशली सिंस एट अ मोर एडिक्ट देन टी। क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे कि बहुत लोग टी के भी एडिक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे और लोग, जैसे इन लोगों ने अफीम इन्होंने ट्रेड करना शुरू किया था अफीम का। ठीक है, तो ऐसे ही इन लोगों को क्या था, इन्होंने फैसला किया कि अगर हमें संविधान से निकालना है तो इन लोगों को क्या चाय की तुलना से अधिक योज्य थी। तो ब्रिटेन को जल्द ही एहसास हो गया कि वह चीन को बड़ी मात्रा से अफीम बेच सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे सबको चाय का नशा होता है, तो वो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि चाइना के लोगों ने कि हम लोगों को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भारत के लोगों को जैसे कि चाय का एडिक्ट है। ठीक है, क्योंकि चाय बहुत पीते हैं हमारे इंडियंस के लोग, तो इसीलिए चाइना के लोगों ने सोचा कि हमें जो है अफीम जो है हम ज़्यादा मात्रा में भारत में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं और चांदी अपने देश में वापस अपने हाथों में वापस ला सकते हैं। ठीक है, तो ये इनको एक सही तरीका दिखा था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या है, टी हैगा। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मणिपुर इनिशियली केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, मणिपुर जब प्रारंभ हुआ था तो उसमें ब्रिटिश नियंत्रण में आ सके, इसका परिणाम स्वरूप क्या रहा था? तो मणिपुर जब ये आया था किसके, ब्रिटिश के कंट्रोल में, तो इसका नतीजा क्या निकला था? तो दूसरा एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था, या एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था, या ट्रीटी हुई थी यादाबों की, या थर्ड एंग्लो बूमसी वॉर देखने को हमें मिलता है। तो मणिपुर प्रारंभ में जब ये ब्रिटिश के अंडर में आए थे तो उसका नतीजा क्या निकला था, यादाबों की संधि। इन्होंने क्या साइन की थी, द ट्रीटी ऑफ यादाबो। तो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी।
अब मैं आप लोगों को ये चारों चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ कि इन चारों में क्या क्या होता है, क्योंकि आपसे इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चाहती तो मैं आपको यहाँ पे आंसर बता के आगे बढ़ जाती, बट आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रीटी में क्या हुई थी, इस एंग्लो मणिपुर वॉर में और आपके एंग्लो बुर्मीज वॉर, इन सबों में क्या क्या हुआ था। तो अब इसको अच्छे से समझना चाहिए तो आप बुक और कॉपी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ, उसको नोट डाउन कर लो, नहीं तो एसएस ले लेना, ताकि इसको बार बार पढ़ते रहना कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो इसका राइट आंसर था ट्रीटी ऑफ यंदाबो, तो यंदाबो के बारे में पढ़ेंगे। यंदाबो की संधि में क्या हुआ था, तो ये जो ट्रीटी ऑफ यंदाबो जो हुआ था, इसको ऑल्सो स्पेल्ड यंदाबो या यंदाबो को भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। और यंदाबो अकॉर्ड वाज अ पीस ट्रीटी दैट रिजल्टेड इन द एंड फर्स्ट एंग्लो बुर्मीर वॉर। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये समझौता किया गया था कि शांति, ठीक है, ये जो ट्रीटी साइन की गई थी किस लिए, ताकि शांति बनी रहे, पीस बना रहे, जिसके ये क्या थी, एक शांति यानी पीस वाली ट्रीटी थी जो साइन की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ठीक है, तो उसका वजह से जब ये ट्रीटी साइन हो गई तो इस वजह से क्या हुआ, जो आपका पहला एंग्लो बुर्मीर वॉर है वो क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। इसका ये नतीजा निकला। और ये ट्रीटी कब साइन हुई थी, तो ये हुई थी 24 फरवरी 1826 को। ये बात याद रखना, जो ट्रीटी है यंदाबो की, ये कब साइन की गई थी इसकी संधि, तो 24 फरवरी 1826 में ये साइन किया गया था। किसके किसके बीच, ब्रिटिश और बर्मी के बीच में ये साइन हुआ था। ब्रिटिश और बर्मीज के बीच में ये साइन हुआ था। 2 साल के युद्ध के बाद इस संधि पे क्या किया गया, हस्ताक्षर साइन कर दिए गए थे। आई होप अब आपको ट्रीटी ऑफ यंदाबो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये ट्रीटी साइन हो गई, किस किस के बीच में थी, ब्रिटिश और बुर्मीज के बीच में। जब ऐसे ही ये ट्रीटी साइन होती है तो इनका पहला एंग्लो बुर्मीज वॉर है, ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर, तो ये क्या है, एक पीस, एकदम शांति बनाने वाली संधि थी। इसको साइन करते क्या हुआ, उनका जो पहला एंग्लो बुर्मीज वॉर था वो खत्म हो जाता है। और ये इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 2 साल के बाद जो युद्ध चलता रहता है, फाइनली इस ट्रीटी को ये लोग क्या करते हैं, साइन कर देते हैं और ये युद्ध खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे थर्ड एंग्लो बुर्मीज वॉर में क्या हुआ था। फर्स्ट वाला तो आप लोग समझ गए, ये ट्रीटी साइन करते ही फर्स्ट बुर्मीज वॉर खत्म हो जाता है, लेकिन थर्ड एंग्लो बुर्मीज वॉर को क्या बोला, थर्ड बुर्मा वॉर भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा एंग्लो बुर्मा युद्ध भी कहा जाता है इसे। एक संघर्ष था जब 7 से लेकर के कब 29 नवंबर 1885 तक के दौरान हुआ था, जिसमें यहाँ पे विद स्पॉर्डिक रेजिस्टेंस एंड इंसर्जनीज कॉन्टिन्यूड इन 1887। तो यहाँ पर क्या हुआ था, प्रतिरोध और विद्रोह कब तक जारी रहा था, 1887 तक ये जारी रहा था। इट मीन्स 2 साल तक ये चलता रहा और ये 19 शताब्दी में लड़ गए थे। ये तीनों युद्ध में से ये अंतिम युद्ध था बर्मी और ब्रिटिश के बीच में, क्योंकि ये जो आपका एंग्लो बुर्मीज वॉर हुआ था, ये किस किस के बीच में हुआ था, ब्रिटिश और बुर्मीज के बीच में ये वॉर हुआ था। और फाइनली ये इनका जो ये तीसरी जो है ये एंग्लो बुर्मीज वॉर, ये तीसरा और आखिरी वॉर था, किसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में और बुर्जी के बीच में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आगे देखेंगे अपने नेक्स्ट हम समझेंगे एंग्लो मणिपुर वॉर में क्या मतलब होता है। जो एंग्लो मणिपुर वॉर था ये किसके बीच में, ये हुआ था ब्रिटिश एम्पायर और जो राजा था मणिपुर का, इनके बीच में लड़ाई हुई थी। ये पॉइंट याद रखना। और ये जो कब तक चला था, 31 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल 1891 में ये चला। और फाइनली ये जो वॉर हुआ था इसमें विजय किसने प्राप्त करी थी, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने यहाँ पे जीत प्राप्त कर ली थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये वॉर किसके बीच में हुआ, कब हुआ और किसने विजय प्राप्त की थी। अब आपको आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। लास्ट समझेंगे जो सेकंड एंग्लो बुर्मीज वॉर था, क्योंकि याद रखना ये 3 ही एंग्लो बुर्मीज वॉर हुआ था, बर्नीस और किसके बीच में, ब्रिटिश के बीच में। तो ये हुआ था आप लोगों का ये सेकंड था, क्योंकि आप लोग जानते हैं 3 बार ये वॉर लड़ा गया था, जिसमें बुर्नीस एम्पायर और ब्रिटिश के लोग ये लड़ते रहे थे। 19वीं सेंचुरी तक ये चलता रहा था। इसका नतीजा आखिर में क्या निकला, जब ये 3 बार लड़े तो फाइनली ब्रिटिश लोग जीत जाते हैं। ठीक है, और वो लोगों ने क्या करा था, राज्य पर एनेक्स कर लिया था, उसको कब्जे में कर लिया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्मी का जो जितने भी टेरिटरीज थे बर्नीज की, उसको अपने कंट्रोल में, अपने अंडर में कर लिया था। किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो इसका ये नतीजा निकला। आई होप अब आपको एंग्लो बर्नीज वॉर भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी और भी
वॉर के वीडियोस करा दिया, जिसने भी आपकी इंडियन हिस्ट्री में हुआ था। मे भी ये वाला मैंने आपको नहीं कराया था, तो आज आपको मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कर लेना। ओके, तो यही हमारे चारों ऑप्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो कमेंट करके बताइए कि मैम क्लियर हो गया, और डाउट रहे तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज एसोसिएटेड क्लोजली इन द 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन विद। तो बी आर अम्बेडकर ने 97 के प्रांतीय चुनाव में निकटता किसके साथ वो जुड़े थे, कौन सी पार्टी के साथ वो उस टाइम बी आर अम्बेडकर जी जुड़े थे। स्टूडेंट कोशिश करना कि बी आर अम्बेडकर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, उन्होंने कौन सी बुक्स दी थी वो सारी पढ़ के जाना, और बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड जो भी बातें वो पढ़ के जाना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इससे आपका 1-2 मार्क्स को मिल जाएगा। एक क्या मिलेगा आपका, तो पर क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, तो 4 नंबर आप पक्के कर सकते हैं। तो बी आर अम्बेडकर के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना। तो यही कौन सी पार्टी से थे उस समय जुड़े थे, जस्टिस पार्टी से, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से, यूनियनिस्ट पार्टी से, या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। तो ये जुड़े थे स्टूडेंट इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से। तो आपका राइट आंसर होता है यहाँ ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी जी ने ट्रैवल किया था लंदन में कब, 1931 में। तो वो उन्होंने किस में भाग लिया था, किस में पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, साइमन कमीशन की मीटिंग में, या थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो गांधी जी जब लंदन गए थे 1931 में, तो उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट लिया था। तो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग मुझे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ईयर बताएंगे कि ये तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। अब मैं आपको उसको डिटेल में समझाती हूँ। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो कब, 10 नवंबर 1931। तो यहाँ पे आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो आपको पता ही चल गई कि ये कब हुई थी, 1931 में हुई थी। बाकी के दो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से जल्दी। तो जो पहला था ऑन 10 नवंबर 1931 महात्मा गांधी स्पोक इन द ओल्ड थिएटर टू एन ऑडियंस ऑफ LSE स्टूडेंट। तो 10 नवंबर 1931 को जो महात्मा गांधी ने पुराने रंगमंच में LSM के जो छात्र थे उनके स्रोतों से क्या की थी, बात की थी। फिर उन्होंने ही वॉज इन लंदन टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उन्होंने क्या सोचा कि वो भारतीय संविधान के जो उनके दूसरे आपके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाग लेने के लिए कहाँ गए थे, लंदन में गए थे। कहाँ गए थे, लंदन में गए थे। कौन से इनमें, 1931। बात याद रखनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो पॉइंट्स दिखते हैं वो सारी पॉइंट्स याद रखने हैं आप लोगों को। फिर इन्होंने क्या करा, जब वो लंदन चले गए, वेयर ही वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, एकमात्र प्रतिनिधि थे। कौन, महात्मा गांधी। सिर्फ एक ही थे जो भारत से यहाँ पे इन्होंने हिस्सा लिया था इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। क्लियर हो गया। तो ये इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ फर्स्ट एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप अब आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मॉडर्न हिस्ट्री से अब आप लोगों को आइडिया हो गया किस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आपके पास टाइम बहुत कम है, इसी तरीके से तैयारी करो, स्पीड बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपको यहाँ पे मैच करना है, मिलाना है कि पंजाब, बंगाल, मद्रास और यूनाइटेड प्रोविंस में कौन सी पार्टी थी, कहाँ, किस जगह पर। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन सी पार्टी किस जगह पर है। तो स्टूडेंट चलिए अब देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। इट मीन्स पंजाब में अगर आप लोग देखेंगे तो आपका जो सीक्वेंस बनता है वो क्या बनता है, वो बनेगा आप लोगों का 2, 1, 4 और 3। ठीक है, इट मीन्स पंजाब जो है आपका कहाँ है, यूनाइटेड पार्टी कहाँ पर है, पंजाब में है। बंगाल जो है यहाँ पर कौन सी पार्टी है, तो कृषक प्रजा पार्टी है। और मद्रास में कौन सी पार्टी है, तो मद्रास में पार्टी देखेंगे तो जस्टिस पार्टी मद्रास में है। और जो लास्ट है आपका यूनाइटेड प्रोविंस वो कहाँ पर है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ओथ।
ये चारों के चारों जगह लिख लो, क्योंकि आज ये आपके मैच द फॉलोइंग में पूछा है। नेक्स्ट आपसे ये कहीं भी सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि यूनियन पार्टी जो है वो कौन सी जगह पर है, कौन सी कंट्री पे है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ होता है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ बहुत सोच समझ कर और आंसर बताना है। यहीं से आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हमारी यहीं से होती है, जब यूरोपियन की एंट्री हमारे भारत पर होती है। ठीक है, तो जो यूरोपियंस की कंट्रीज थी वो कौन कौन से थे? डच और इंग्लिश, पोर्चुगल और फ्रांस, ये चारों के चारों यूरोपियन कंट्रीज थे जो हमारे भारत में आए थे। तो इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी ये आपको बताना है किसने की थी, कहाँ पर। तो यहाँ पे बोला जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने सूरत में फैक्ट्री सेटअप की थी, जो उनकी पहली थी, याद रखना पहली है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी फैक्ट्री जो पहली है वो सूरत में शुरू की थी, पोर्चुगीज ने सूरत में शुरू की थी और फ्रेंच ने सूरत में शुरू की थी। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन देख रहा है, सब में सेम है, आपको राइट आंसर बताना है। इसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन के साथ अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अ फैक्ट्री एट सूरत, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सूरत में कारखाना है वो बिल्कुल सही जवाब है। दूसरी बात करेंगे कि अंग्रेजों जो आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने भी अपनी सूरत में फैक्ट्री खोली थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर रॉन्ग आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो पोर्चुगीज है उन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में नहीं शुरू की थी, तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है गलत। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट बताना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए इसको समझते हैं और जो भी बातें मैं आपको बताऊँ उसको ध्यान से समझना। आप अगर बात करेंगे पोर्चुगीज की, तो पोर्चुगल ने अपनी जो पहली कंपनी है, अपनी जो पहली फैक्ट्री है जो स्टैब्लिश की थी कब? 1611 में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। याद रखना, पहली फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में सेटअप की थी। कहाँ पर था? आंध्र कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। दूसरी इन्होंने सूरत में की थी 1612 में। ठीक है, दूसरी की थी, इसलिए पहली मसूलीपट्टनम में की थी। यहीं हम फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली सूरत में की थी, लेकिन जो दूसरी इन्होंने की थी तो दूसरी उन्होंने मसूलीपट्टनम में की थी। ये बात याद रखना। जो पहली इन्होंने सेटअप की थी 1667 में, वो किसके अंडर में, ये पॉइंट भी याद रखना, फ्रांसिस कैरन के अंडर में इन्होंने अपनी पहली कंपनी स्टैब्लिश की थी। कहाँ पे? अपनी फैक्ट्री को सूरत में। और जो दूसरी फैक्ट्री इन्होंने की थी वो मसूलीपट्टनम। तो आपने देखा पोर्चुगीज और फ्रांस में क्या डिफरेंस है, इनका अपोजिट है। ठीक है, 1674 में ये फ्रांसिस मार्थिन क्या होते हैं, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने स्टैब्लिश किया था। क्या? एक ट्रेडिंग सेंटर। कहाँ पे? पुडुचेरी में। ठीक है, विच इवेंचुअली बिकेम द सी फ्रांस सेटलमेंट इन इंडिया। तो ये क्या करते हैं, भारत के प्रमुख क्या थे, फ्रांस से समझौता ये बन गया था। तो ये याद रखना, फ्रांसिस मार्थिन है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। फ्रांसिस कैरन है जिसके अंडर में ये फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया था, और फ्रांचोइस मार्थिन है जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बनाया था, स्टैब्लिश किया था। ये दोनों पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया आपको ये दोनों को कॉन्फिडेंस, क्लियर हो गया वो दोनों पॉइंट। बाकी अब डच और इंग्लिश की बात करेंगे, तो डच और इंग्लिश आपके सूरत में ही इन्होंने अपनी फैक्ट्री को सेटअप करा था। पोर्चुगीज और फ्रेंच मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं। पोर्चुगीज ने पहला मसूलीपट्टनम में, तो फ्रांस ने इसके दूसरे नंबर पे मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री को सेटअप किया था। आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The doctrine of martial races led to extensive recruitment of Indian soldier in। जो मार्शल रेस के सिद्धांत के कारण भारतीय सैनिकों की व्यापक भर्ती हुई थी। कहाँ पर? आपके ऑप्शन है बंगाल में, असम में, मद्रास में या पंजाब में। तो इसका राइट आंसर होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शल रेसेस है ये इंडियन सोल्जर्स तो कहाँ पे थे, वो पंजाब में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो आर्य समाज का मूवमेंट हुआ था, उनकी जो वकालत की थी उसके आंदोलन की, वो किस वजह से, उन्होंने किसकी वकालत की थी? एडवोकेट जाति व्यवस्था का अंत कर रहा था उन्होंने, या जाति जैसा ही वो समकालीन समाज में मौजूद थे, या योग्यता के अनुसार जाति व्यवस्था को बनाए रखना था, शूद्र वर्ण का उन्मूलन के लिए अबॉलिश किया था उन्होंने शूद्र वर्णास को
या जाति सिस्टम के अकॉर्डिंग को उन्होंने बनाया योग्यता को बनाए रखने के लिए। तो आर्य समाज का जो ये मूवमेंट है इसकी वकालत की थी इन्होंने योग्यता के अनुसार जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो गया। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर बहुत ही कम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और भी स्टूडेंट की मदद करो। जिनको ये जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबको शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, ठीक है, फेसबुक पेज पे, हर जगह ये शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े और हम सबको ये क्वेश्चंस हेल्प करें विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, सब कुछ कमेंट करके बताइए कि जो भी डाउट हो साथ साथ पूछते भी रहिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द इम्पैक्ट ऑफ डच ट्रेड ऑन द इकोनॉमी ऑफ बंगाल इन द 17 to 18 सेंचुरी हैज़ बीन स्टडीड बाय। तो 17 से 18 शताब्दी के बंगाल की अर्थव्यवस्था पर डच व्यापार का प्रभाव जो है कि जो अध्ययन जो है किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ओम प्रकाश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। तो कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे किसी भी हिस्टोरियंस के नाम, राइटर्स के नाम हो तो उनको अच्छे से करके जाना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी जेएनयू और बीएचयू की बात करें तो वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बहुत रेयर होते हैं, वहाँ पर ठीक नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन डीयू वाले स्टूडेंट आप लोगों को पूरी कोशिश करा करो, जितने भी आपको हार्ड पॉइंट या जितने भी स्टोरियन और ऑथर्स और स्कॉलर्स कोई बात कह रहा है तो वो सारे पॉइंट जरूर करके जाना, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु आर्ग्यूड दैट द डिक्लाइन ऑफ सूरत। तो आपने देखा एक और क्वेश्चन अभी हमने ऑलरेडी पहले किया था, सूरत की डिक्लाइन के ऊपर उनका पतन हुआ था। एक बार और क्वेश्चन आया, अब आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि क्या होगा। किसने आर्ग्यू किया था जो डिक्लाइन हुआ था सूरत का 18 सेंचुरी में, वॉज क्यूरिकली लिंक टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो किसने तर्क किया था कि 18वीं शताब्दी में जो सूरत का पतन हुआ था मुगल साम्राज्य के पतन से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन है पीजी मार्शल, आसिन दासगुप्ता, सीए बेलाई या द्रुजेंद्र त्रिपाठी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सूरत का जो पतन हुआ था 18 सेंचुरी में, ये बात किसने इसमें आर्ग्यूमेंट की थी, तो वो थे आसिन दासगुप्ता। तो आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं स्टूडेंट, ताकि आप लोग नोटिस कर सके। मैं आपको साथ साथ बताती इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आप लोग ये बात नोटिस करो कि ये क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक आपसे पहला भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बट आपको आंसर पता होने के बावजूद भी आप लोग कंफ्यूज रहते क्योंकि आपका फोकस नहीं होता। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ जो क्वेश्चन में बातें बोली गई हैं उसको भी बहुत ध्यान से समझो, और जो पॉइंट्स आंसर दे रखे हैं उनको भी आपको समझना है। क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये डिटेल में से समझा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको, ये टॉपिक आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जो आपके ये दासगुप्ता थे, इन्होंने आर्ग्यू किया था इस सूरत में कि मुगल साम्राज्य का जो ये बंदरगाह है, मुगल एम्पायर का जो ये चीफ पोर्ट है और जो एफ्रो यूरेनियन समुद्री की दुनिया के लिए जो उत्तरी भारत में प्रवेश द्वार है, उनकी जो एंट्री है 18वीं शताब्दी के शुरुआत में मुगल सफ़ीद ओटोमन एम्पायर जो हैं इनका क्या हो जाता है, इनकी पोजीशन में गिरावट आ जाती है, इन लोगों की पोजीशन ये लोग खोते जाते हैं और बॉम्बे में अपनी स्थिति खो देते हैं। तो बॉम्बे में इन तीनों की सिचुएशन क्या होती है, खो जाती है। तो जो इनका हेडक्वार्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो अब कहाँ पर है, वेस्ट इंडिया में। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस बात पे आर्ग्यूमेंट किसने किया था, तर्क किसने दिया था, दासगुप्ता ने। ये क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछा सकता है, तो याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है, वेस्ट इंडिया में है। और किस किस ने, मुगल्स ने, संविद ने और ओटोमन एम्पायर ने अपनी पोजीशन खो दी थी कहाँ, बॉम्बे में। ये पॉइंट भी याद रखना है। आगे आपसे इससे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीसिस ऑफ एंग्लो-बेनियन ऑर्डर इन वेस्टर्न इंडिया इन द 18th सेंचुरी हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड बाय। 18वीं शताब्दी के जो पश्चिम भारत के एंग्लो बैरन ऑर्डर की जो थीसिस किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, आसिन दासगुप्ता द्वारा, एम.एन. पियर्सन द्वारा, लक्ष्मी सुब्रमण्यम के द्वारा या पीजी मार्शल के द्वारा। तो ये आपको क्या था, लक्ष्मी सुब्रमण्यम के द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। इसको अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पॉइंट भी दिख रहा है
यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए और हिंदी वाले आप दोनों के लिए, आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये पूरा डिटेल में मैंने बताया कि लक्ष्मी सुब्रमण्यम ने यहाँ आर्गू किया था जो उनका कॉलोनियल रूल है एंग्लो बेनियन क्रिएशन का, ये मोर एक्यूरेटली है। और इन्होंने क्या किया था, क्रिएशन ऑफ कंपनी एंड डाइवर्स अर्बन नोटेबिलिटी को इन्होंने क्या करा था, एंग्लो बुनिया को निर्माण था और इसके अधिक सटीक रूप से इन्होंने कंपनी का संयुक्त निर्माण और एक विविध शहरी उल्लेखनीय किया था। किसने, इस पर लक्ष्मी सुब्रमण्यम ने ये तर्क दिया था। तो किसने कौन सी आर्ग्यूमेंट कहाँ पर की थी, मॉडर्न हिस्ट्री में इससे रिलेटेड अच्छे से करना। बाकी के पॉइंट्स आप लोग ज़रूर पढ़ के जाना, जो भी यहाँ पॉइंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगी। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे जुड़ जाओ। ऐसे ही इन क्वेश्चन को करने के लिए हम ऐसे ही अपने लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे, टॉपिक्स भी देखेंगे। तो अभी तक मैंने एनालाइज किया है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, कोई टॉपिक आपके वही रहते हैं, क्वेश्चन वहीं से आता है, बस आप लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। तो पॉइंट आपको याद रखना है, आज जो क्वेश्चन पूछा है कल वही आपका आंसर होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको देखते हुए चलते रहना है। क्लियर हो गया? बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो में चैनल पे जब भी है आपके पास नोटिफिकेशन है। रात के 10 बजे चैनल पर वीडियो अपलोड होती है, वीडियो आती है, आपको साथ ही साथ जुड़ना है, लाइव क्लासेस लेनी है और क्वेश्चंस के आंसर देते रहना है। और जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और गलत होता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आज यहाँ गलत होगा बट आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करोगे तभी आपका गलत आंसर जो आप हो रहा है वो सही होने लगेगा। ओके, तो आज की क्लास बस इतनी ही करते हैं, बाकी की क्लास अपने हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो गया है। आप लोगों के पास मेरे पास मैसेज आए थे कि मैम हम आपको वहाँ मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल नीचे जो दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके ज्वाइन कीजिए। स्क्वाड वाला मत ज्वाइन करो, तो दूसरा आप लोगों का हिस्ट्री प्रसिद्धि मैम वाला उसको जाके ज्वाइन करो। वो वाले पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं तो मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। स्क्वाड वाले पे सिर्फ आप लोगों के मैं वहाँ क्विज अपलोड करती हूँ, उसके लिए वो चैनल है। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।